नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ इंडिया ने रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग ओआईसी। ऑफिशियल स्टेटमेंट है विदेश मंत्रालय की। इंडिया ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि ओआईसी कम्युनल है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का। कम्युनल माइंडसेट इंडिया स्क्यूअर्स ओआईसी ओवर स्टेटमेंट ऑन मुस्लिम्स इन इंडिया। ओआईसी ने बहुत ही अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दी मुस्लिम जेनोसाइड को लेकर, हिजाब इशू को लेकर। इंडिया ने सिंपली इसके रिप्लाई में ये कह दिया कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपका पूरा सेक्रेटेरिएट है, जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, जो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, डेफिनेटली इनका एक कम्युनल माइंडसेट है। क्योंकि अब ओआईसी क्या रहा है कि ये लोग हिजाब कंट्रोवर्सी के इशू को लेकर, जो अगेन मैं फिर से बोलूँगा, हिजाब कंट्रोवर्सी का जो भी इशू है ये बहुत ही लोकल लेवल पे है, पूरे कर्नाटका में भी नहीं है, सिर्फ जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सीमित है। उधर भी आप अगर देखोगे तो हाई कोर्ट इन्वॉल्व हो चुका है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो चुकी है, बातचीत की जा रही है। कुछ कॉलेजेस में अगर हिजाब की एंट्री अभी के लिए रिस्ट्रिक्ट करी गई है, तो जो सैफरॉन स्कार्फ जो स्टूडेंट्स पहन रहे थे उसकी भी एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। तो यहाँ पर इवन दो एक बहुत ही लोकल लेवल पर इंडिया में एक इशू चल रहा है, ओआईसी ने यह कहा है कि यूनाइटेड नेशंस को ये इशू रेज करना चाहिए और नेसेसरी मेजर लेने चाहिए इंडिया के अगेंस्ट ओवर हिजाब कंट्रोवर्सी। अब देखिए इस लेवल की यहाँ पर इंटरनेशनलाइजेशन हो रही है इस इशू को लेकर। क्या यूएन ओआईसी की सुनेगा? नहीं। यूजुअली इमरान खान ओआईसी बोलते रहते हैं कि यूएन को इंडिया के खिलाफ ये एक्शन लो, इंडिया ये कह रहा है, इसराइल के खिलाफ भी बोलते हैं, कुछ इतना होता नहीं है। मगर अजीब बात है जिस तरीके से ये लोग आरोप लगा रहे हैं इंडिया पर, एक ऐसे इशू पर जहां पे हमारी जुडिशरी और गवर्नमेंट ऑलरेडी एक्टिवली इन्वॉल्व है। नाउ जिन लोगों को पता नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन क्या है, तो ये एक जेडा सऊदी अरेबिया बेस्ड संगठन है। दुनिया में जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज आपको मिलेंगी वो इसका पार्ट है। टोटल आज के समय 56-57 इनके टोटल मेंबर्स हैं। कुछ मेंबर्स कभी कभी सस्पेंड भी हो जाते हैं, तो रफली 56-57 मेंबर्स हैं आज के समय। और इन लोगों ने इकट्ठा एक स्टेटमेंट में ये कह दिया है कि हम लोग आलोचना करते हैं अटैक्स ऑन मुस्लिम्स की इन इंडिया। देखिए मैं ये कहूँगा यहाँ पर ऐसा कुछ कोई बड़ा अटैक तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है इंडिया में जो मतलब जिस पर ये स्पेशल स्टेटमेंट दे। फिर ये आगे कहते हैं कि ये लोग एक्चुअली हिंदुत्व के अगेंस्ट है और रिसेंटली उत्तराखंड में जो जेनोसाइड की बात करी गई थी इसको लेकर ये चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए। अब यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में जो कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, एक मीटिंग सी हुई थी, उसमें जो भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जो भी कम्युनल स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कई जो इंडिविजुअल्स थे यहाँ पर उनको अरेस्ट भी किया गया है। तो लॉ अपने हिसाब से काम कर रहा है। किसी देश में कोई आदमी कोई स्टेटमेंट दे दिया, अगेन कुछ इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया था, स्टेटमेंट्स दी थी, कम्युनल स्टेटमेंट्स दी थी, उस पर एक्शन ऑलरेडी हो रहा है इंडिया में, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो उसका इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर ये कहते हैं जो इंसिडेंट्स हुए हैं हरासमेंट ऑफ मुस्लिम विमेन के, सोशल मीडिया साइट पर जो हमको वीडियोस दिख रही है, हिजाब वेयरिंग पर बैन लगा दिया गया है। अगेन कोई बैन नहीं लगा पूरी स्टेट में। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि हिजाब पहनने पर बैन लग गया है कर्नाटका में, जबकि अगेन ये ऐसा सुनने में ऐसा आता है जैसे कि फ्रांस ने बैन कर दिया है हिजाब को, वैसा बैन हमने लगा दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो इन इश्यूज पर ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व करना चाहिए और इंडिया के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अजीब बात देखिए, ये सब बातें ओआईसी नोटिस करता है। कुछ ही दिनों पहले न्यूज आई है कि फिर से पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के इशू को लेकर एक मेंटली चैलेंज्ड आदमी को पत्थरों से इतना पीटा गया कि वो मर गया। इस पर ओआईसी की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। अभी ऑलरेडी आपको पता होगा कुछ महीने पहले एक केस हुआ था जहां पर श्रीलंकन नेशनल को ब्लास्फेमी के इशू को लेकर मारा गया था इन पाकिस्तान। अब इसके बाद एक और इशू हुआ है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, और केस अपने आप में हॉरिफाइंग है। हुआ यहाँ पर क्या कि एक मेंटली चैलेंज्ड आदमी था, उस पर आरोप यह लगा दिया गया कि उसने कुरान के कुछ पेजेस जलाए हैं। पुलिस ने इमीडिएटली उस आदमी को जेल में डाल दिया। आगे वो लोग इस केस पे जांच पड़ताल करने वाले थे कि आरोप सच है नहीं है, इसने कुछ किया भी है या नहीं किया है। अचानक से क्या होता है कि गांव में से कई लोग आते हैं, पुलिस स्टेशन की सेल है वहां से इस आदमी को निकालते हैं, मेंटली चैलेंज आदमी को, इसको पत्थरों से मारते हैं, इतना मारते हैं जब तक इसकी जान नहीं निकल जाती, और उसके बाद पेड़ से इसको टांग देते हैं। यह आदमी 15 साल से मेंटली अनस्टेबल था अकॉर्डिंग टू द पुलिस चीफ ऑफ द रीजन। तो ये सब पाकिस्तान में ओपनली हुआ है। पाकिस्तान के पीएम भी ओपनली कह चुके हैं कि इसके बावजूद ब्लास्फेमी लॉज ये लोग रिमूव नहीं करने वाले। और ब्लास्फेमी लॉज को लेकर प्रेशर कहां से आ रहा है पाकिस्तान पर? यूरोपियन यूनियन से। ओआईसी बिल्कुल चुप है। अगर ओआईसी जेन्युइनली दुनिया को बेटर बनाना चाहता है तो जो प्रॉब्लम्स इस्लामिक कंट्रीज में हैं उन पर भी थोड़ा बहुत फोकस करे। मगर ये अगेन ये जो इंडिया में इश्यूज हैं उसको लेकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो इंडिया ने फाइनली सही जवाब दे दिया। इंडिया ने ओआईसी को जेन्युइनली ऑफिशियली यहाँ पर आप देख पाओगे ये कह दिया है
कि आप कम्युनल माइंडसेट के हिसाब से काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे, द कम्युनल माइंडसेट ऑफ ओआईसी सेक्रेटेरिएट डज नॉट अलाउ फॉर ए प्रॉपर एप्रिसिएशन of these realities. OIC continues to be hijacked by vested interest to further their nefarious propaganda against India. इसकी वजह से सिर्फ OIC की रेपुटेशन को ही लॉस होगा। और बात भी सही है, देखिए OIC को आज के समय कोई सीरियसली इंटरनेशनली इसलिए भी नहीं लेता क्योंकि कुछ भी इनकी कमेंट्स आ जाती है। यूएन में भी आप अगर देखो, इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स आएंगे, कहेंगे इंडिया के खिलाफ एक्शन लो, यूएन भी कहता है अच्छा देखते हैं, कुछ एक्शन लिया जाता नहीं है। रीजन यहाँ पर यही है कि इस टाइप के जो ये फेक एक्यूजेशन है ये ओआईसी बहुत लगाता है। और इंडिया ने जो यहाँ पे वर्ड यूज किया है ना ओआईसी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो कम्युनल, आप अगर गूगल करोगे ना वर्ड कम्युनल, तो आपको इसकी जो डेफिनेशन मिलेगी काफ़ी अच्छी सी मिलेगी कि डिसेंट्रलाइज करके कम्युनिटीज़ के बारे में सोचना, कम्युनिटीज़ पर फोकस करना, ये होता है कम्युनलिज्म, बीइंग कम्युनल। जबकि देखिए कम्युनल जो वर्ड है इसका मतलब अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में कंप्लीटली डिफरेंट है, साउथ एशिया में कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, यूएसए में आप कम्युनलिज्म की बात करोगे ना तो कोई ये नहीं कहेगा कि कोई ये इंसल्ट की जा रही है, किसी पर आरोप लग रहा है। कम्युनलिज्म वेस्ट में एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है। जबकि साउथ एशिया में हम लोग जब बोलते हैं कम्युनल, तो इसका मतलब ये है कि जब एक व्यक्ति को या फिर आप कह लीजिए कम्युनिटी को ये कहा जाता है कि आपकी पॉलिटिकल एलिजेंस, जो आपका पॉलिटिकल सपोर्ट है, ये आपके रिलीजन से जुड़ा होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कम्युनल। इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल कोई पार्टी कहे कि जी आप इस रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो इस पार्टी को ही वोट दो, कि आप इस रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो सिर्फ उस पार्टी को वोट दो। तो इसलिए कम्युनल पॉलिटिक्स इंडिया में हम प्रेफर करते नहीं है। हम कहते हैं कि रिलीजन चाहे कुछ भी हो, एक आदमी है वो ओवरऑल अच्छी बात कर रहा है गवर्नेंस की, देश को चलाने की, तो रिगार्डलेस ऑफ हिज रिलीजन उसको हम पावर में लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जिस तरीके से एक लॉ है कि कभी भी एक नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता पाकिस्तान का, वैसा लॉ आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। और जब भी साउथ एशिया में आप अगर देखोगे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होती है रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में, तो हम इनको कहते हैं कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स है ये, जहाँ पे कम्युनिटी सिर्फ अपनी रिलीजियस कम्युनिटीज के बारे में सोच रही थी और उसी के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर एक्ट किया है। और बाय द वे आप अगर देखो तो सब कॉन्टिनेंट में, पूरे साउथ एशिया में जो कम्युनलिज्म के बीज बोए गए हैं, इसका आरोप लगाया जाता है प्राइमरली ब्रिटिश रूल को। क्योंकि देखिए चाहे हिस्ट्री में आप अगर देखें तो कुछ फ्रिक्शन रही हो, वो अलग बात है, मगर ब्रिटिशर्स ने प्रॉपरली कम्युनलिज्म को ना पॉलिटिक्स में डाल दिया था। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की, जिसके अंडर ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि देखिए इंडिया में एक ऐसा सिस्टम हम बनाएंगे कि मुस्लिम्स का सेपरेट वोटिंग सिस्टम होगा और जो बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनका सेपरेट वोटिंग सिस्टम होगा। तो ये कहा जाता है यहाँ पर बीज बो दिए गए थे सब कॉन्टिनेंट के सेपरेशन के मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स के अंडर। ब्रिटिशर्स ने भी पूरी कोशिश करी कि इंडिया में जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड है ये और ज़्यादा बढ़ता रहे। तो इंडिया ने बिल्कुल सही यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है ओआईसी के लिए कि बाकी इश्यूज़ को लेकर ये कंप्लीटली ब्लाइंड होते हैं। और ना सिर्फ बाकी इश्यूज़ को लेकर, कई देशों को लेकर भी ओआईसी ब्लाइंड है। यूएसए में कई जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं इन्होंने आरोप लगाया है ओआईसी पर कि आप लोग बिल्कुल भी कंडेम नहीं करते, आलोचना नहीं करते चाइना की उइगुर जेनोसाइड के इशू को लेकर। उल्टा आप अगर देखोगे तो काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि ओआईसी ने तारीफ करी है चाइना की कि बहुत ही अच्छे तरीके से मुस्लिम्स को ट्रीटमेंट मिलता है चाइना में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे ये स्टेटमेंट है वर्ल्ड उइगुर कांग्रेस की, ये इनका ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है। यहाँ पर लिखा है extremely disappointed that OIC again failed to raise mass arbitrary detention of millions of Uyghurs in camps in China, instead standing up for millions of Uyghur Muslims being persecuted for their religion and ethnicity. The OIC commended China's effort. कमेंड करना होता है किसी की तारीफ करना, लिटरली OIC कह चुका है कि वाह चाइना बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट देता है मुस्लिम्स को। तो ठीक है, देखिए ऐसे संगठन को यही बोलना बनता है कि कम्युनल हो आपका एक अलग ही मापदंड रहते हैं। और देखिए इंडिया को कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में ये भी सोचना होगा कि बाकी जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल फ्रांस है, फॉर एग्जांपल इजराइल है, जो बिना वजह लगातार ओआईसी की आलोचना का शिकार होते हैं। ओआईसी काफ़ी बार इन कंट्रीज़ को टारगेट करता है। इन कंट्रीज़ के साथ इंडिया एक यूनिफाइड ग्रुप बना सकता है जहाँ पर ये सब कंट्रीज़ मिल के जवाब दे ओआईसी का। क्योंकि देखिए इस ग्रुप का वैसे कुछ खास काम होगा नहीं, मगर यही है कि एक कलेक्टिव इंटरनेशनल जवाब मिलना चाहिए ओआईसी को। ऐसा ना लगे कि ओआईसी एक झुंड है कंट्रीज का, बहुत सारे यहाँ पर देश है, तो मिलकर सिंगल आउट करके एक देश की आलोचना ये लोग करते हैं। यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्या आप मानते हैं कि इंडिया को इंटरनेशनली ऐसा स्टेप लेना चाहिए, इसकी शुरुआत करनी चाहिए? ऑब्वियसली ये ऐसा तो नहीं है कि बस जल्दी से हो जाएगा, इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, मगर मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा इस इशू को लेकर आपके ओपिनियन। शेयर करिएगा अपने थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी का आज के समय एक बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है जो 16 फरवरी को खत्म हो जाएगा।
इस ऑफर के अंडर आपको फ्लैट फीस का डिस्काउंट मिलता है ऑन यूपीएससी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन कोर्स। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपका यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों कवर होते हैं। ऑप्शनल आपकी चॉइस का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आप चूज करना चाहें। तो आपको क्लिक करना है यहाँ पर पे के प्लान पे। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी टाइम है आपके पास, 2-3 साल का आराम से प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, आप 24 मंथ या फिर 36 मंथ का कोर्स परचेज कर सकते हैं। यू विल गेट द डिस्काउंट। इसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिलेगा अगर आप यूज करते हैं कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ये ऑफर मैं फिर से आपको बता दूं कि 16 फरवरी को खत्म हो जाएगा। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।